Welcome to my channel Online Polytechnic class. Please subscribe the channels and like the video. हेलो गाइस, ये कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट्स का सिलेबस है और हम लोग इस सिलेबस के फर्स्ट यूनिट को इससे पहले वाले वीडियोस में देखा था और आज हम लोग इसके सेकंड यूनिट्स को देखेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्ट है। जैसा कि सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट्स के 4 सेक्शंस हैं और सारे सेक्शंस को हम लोग बारी बारी से यानी वन बाय वन टॉपिक वाइज हम लोग इसको देखेंगे बाय डेफिनेशंस और इसको अच्छे से समझते भी जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला टॉपिक को देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट्स का डेफिनेशंस हैं, तो आइए हम लोग पहला पॉइंट्स को पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज अंडर स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सक्यूशंस ऑफ वर्क। मतलब ये है कि दो पार्टीज़ के बीच में जो समझौता की जाती है काम करने को लेके, उसे ही हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे, इन ऑर्डर टू मेक दिस सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट लीगल एंड वैलिड देयर मस्ट बी एन ऑफर इन राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ टेंडर नोटिस। आधिकारिक तौर पर हम यह समझ सकते हैं कि कार्य कराने की जो समझौता सरकारी तौर पर मान्य तब होगी जब टेंडर नोटिस के फॉर्म में सारी शर्तें साफ साफ लिखी होगी। In third point, the offer may be accepted by the other party concerned and must be communicated in writing to the contractor. यह ऑफ़र मान्य तब होती है जब दोनों पार्टीज़ यानी कॉन्ट्रैक्टर और जो ऑनर होते हैं, ये इन दोनों के बीच में जो भी शर्तें होती हैं वो लिखित तौर पर होनी चाहिए। Now come to the fourth point. For private party, agreement is executed on stamp paper, but in case of government agreement should be made under respective seals. यानी कि हम लोग इस पैराग्राफ से ये समझ सकते हैं कि दो प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में जो भी एग्रीमेंट होती है वो स्टाम्प पेपर पे होती है, मगर जब गवर्नमेंट एग्रीमेंट की बात होती है तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी शर्तें मंजूरी रखने की बात हो रही है वह कागज़ में रिटेन होने के बाद सही सील यानी उनके ऑफिस का जो मुहर होता है वो होना चाहिए। नाउ वी आर कम टू दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग अगर देखेंगे तो पहला पॉइंट्स को हम लोग पढ़ते हैं, फॉर हेल्दी कॉम्पिटिशन्स एमंग कॉन्ट्रैक्टर्स। यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो वह कॉन्ट्रैक्ट सभी कॉन्ट्रैक्टरों के लिए एक समान एक जैसा होना चाहिए। Now come to the next point, for getting good qualities of a work from contractor, it's mean कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो भी काम हो उस काम की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, टू कंप्लीट द वर्क विथ इकोनॉमी, इट्स मीन कि दिया हुआ कार्य की समाप्ति दिए हुए राशि में ही करना है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम, इट्स मीन कि दिए हुए कार्य को दिए हुए समय में ख़त्म करना चाहिए। Now we have to see the requirement of valid contract. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अभी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पॉइंट्स वाइज है वो हम देखते हैं अब। इट मस्ट बी इन राइटिंग, यह जो भी कॉन्ट्रैक्ट है यह राइटिंग में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी अटेस्टेड बाय विटनेस, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज़ के बीच में वह अटेस्टेड गवाहों के साथ होनी चाहिए। इट कैन बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि हम कोर्ट में भी उसको पेश कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टीज़ कंसर्न मस्ट बी कॉम्पिटेंट, यानी कि पार्टी वैसा होना चाहिए जो कि काम कराने के लिए सक्षम हो। नेक्स्ट पॉइंट है, पार्टीज शुड गिव फ्री कंसेंट फॉर एग्रीमेंट, इट्स मीन कि दो पार्टी जो होते हैं उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट है उसके लिए वह सहमत हो। आगे हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन राइटिंग एंड शुड बी साइंड बाय बोथ पार्टीज विथ एग्जैक्ट नेम बाय द कंसर्निंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पार्टीज़। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वह लिखित प्रमाण के साथ उनके विभागीय जगहों पर उनके हस्ताक्षर उनके नाम के समीप करना चाहिए।
आगे अब हम लोग देखेंगे अटेस्टेड बाय विटनेस। तो अटेस्टेड बाय विटनेस में क्या है, द सिग्नेचर ऑफ बोथ द पार्टीज शुड बी अटेस्टेड बाय अनदर रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स और ऑफिसर्स। जब दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर हो जाते हैं तो उसके बाद एक ऐसे गवाहों की आवश्यकता होती है जो कि एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होते हैं, वो चाहे ऑफिसर्स हो या किसी विभाग के कर्मचारी। नेक्स्ट पॉइंट है द सील ऑफ डिपार्टमेंट इज ऑल्सो फिक्स्ड ऑन एग्रीमेंट। यानी कि समझौते के लिए इस चीज़ के लिए पहले से मुहर भी तैयार रहती है। आगे हम लोग देखते हैं कैन बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। इसमें क्या है कि द पार्टीज एक्सेप्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्किप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाय सेइंग दैट दे हैव साइंड विदाउट नोइंग। यानी कि कैन बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि हम लोग इस चीज़ को कोर्ट में भी जानकारी दिए हुए रहते हैं पहले से। तो इसमें यह दिया हुआ है कि जो पार्टीज़ है अगर वह किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर चुके हैं और ये बीच में अचानक छोड़ना चाहते हैं तो वह नहीं छोड़ सकते हैं। इसके लिए जो कोर्ट है वो बीच में हस्तक्षेप करती है और वो फैसला करती है। आगे हम लोग देखते हैं सो ऑल द टर्म्स कंडीशंस शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ। यानी कि जो भी टर्म और कंडीशन है वह क्या कानूनिक तौर पर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ द ड्यूटी बोथ पार्टी टू स्टडी द सब्जेक्ट मैटर एंड डैट साइन। दोनों पार्टीज की ड्यूटीज़ ये होती है कि वह जो भी सब्जेक्ट मैटर है और जो उनके हस्ताक्षर है वो अच्छी तरीके से समझ लें। आगे है पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट, यानी कि जो दोनों पार्टीज़ हैं वह काम करने के लिए सक्षम हो। इसमें क्या है पॉइंट वाइज है तो इसको भी देख लेते हैं। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द पार्टी साइंड द डॉक्यूमेंट शुड बी लीगली कॉम्पिटेंट। यानी यह कह सकते हैं कि भारतीय अधिनियम के तहत जो कॉन्ट्रैक्ट का नियम बनाया गया था 1872 में, तो उसके अनुसार जो डॉक्यूमेंट में साइन होगा, ठीक है, वह आधिकारिक तौर पर सहमति से होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट में है द पर्सन हु आर माइनर मेड एंड ड्रंकन आर नॉट लीगली कॉम्पिटेंट इफ दे साइन कॉन्ट्रैक्ट विल अवॉइड। यानी कि वैसे व्यक्ति जो काम से कमज़ोर हैं और दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं है और वह एक तरह के शराबी हैं, तो वैसे लोग लीगली कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। वैसे लोगों के सिग्नेचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवॉइड कर दिया जाता है, यानी कि वह निरस्त कर दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं फ्री कंसेंट्स। तो ये क्या है, सेक्शन 13 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन कंसेंट्स दैट two or more persons are said to consent when they are agree upon the same thing in the same sense. Example, both parties should sign the documents without any force by other party. फ्री कंसेंट जो है वो सेक्शन 13 का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, यानी कि 13 सेक्शंस के अधिनियम, सरकारी अधिनियम के तौर पर इसमें व्याख्या किया गया है कि दो और उससे अधिक पार्टीज़ के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं कि वो लोग अपने अनुसार से जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अपना साइन कर लेते हैं। उसमें किसी भी तरह से किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, चाहे वो कोर्ट का हो या फिर किसी विटनेस की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम लोग आगे देखेंगे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली हम लोग देखते हैं, पहला है लमसम कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर तो 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। तो उसमें पहला है कॉस्ट प्लस परसेंट रेट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट, एंड थर्ड वन इज कॉस्ट प्लस फ्लैक्चुएटिंग फी कॉन्ट्रैक्ट।
ये सारे तीनों कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में आते हैं। और फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में है लेबर कॉन्ट्रैक्ट, फिफ्थ में है डीमोलाइजेशंस कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट है सिक्स्थ वन इज नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट वन इज मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। आइए हम लोग पहला कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं जो कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें क्या है वो हम देखते हैं। इन ए लमसम कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर undertake to carry out work as per the drawing, design and specifications supplied to him for a lump sum amount। ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें कि कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग ड्राइंग, डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशंस सप्लाई कर देते हैं और उसको एक मुश्त पैसे दे देते हैं। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग लमसम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सम टाइम, कभी कभी द कॉन्ट्रैक्टर में क्वाइट द रेट पर क्यूबिक मीटर और पर स्क्वायर मीटर ऑफ बिल्टअप एरिया और कारपेट एरिया। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो डिमांड करते हैं कि उनका जो रेट होता है वो क्यूबिक मीटर के हिसाब से पैसा दे देने के लिए कहते हैं, या फिर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, या फिर बिल्टअप एरिया जितने में वो काम करेंगे, या फिर कारपेट एरिया के हिसाब से वह तय करते हैं। आगे अब हम लोग देखते हैं द पेमेंट विल बी पेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 2-3 months एज पर द प्रोग्रेस ऑफ वर्क बाय द इंजीनियर। यहाँ 2 इंजीनियर हो गया तो कोई बात नहीं है। लमसम कॉन्ट्रैक्ट में हम ऐसा भी करते हैं कि जो काम होती है हो रही होती है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2 या 3 महीने के इंटरवल पर हम लोग काम के प्रोग्रेस को देखते हुए हम लोग पैसा पे कर देते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं लमसम कॉन्ट्रैक्ट के एडवांटेज को। द ऑनर नोज बिफोर द हैंड, यानी कि हम वैसे कॉन्ट्रैक्टर को हम काम देंगे जिसके बारे में हमें जानकारी है कि वह कितने अच्छे काम करा सकते हैं। एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी हम जितना काम कराएंगे उतना ही पेमेंट देंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर मेकिंग पेमेंट डिटेल मेजरमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि इसमें क्या होता है कि पेमेंट और मेजरमेंट के लिए हमें उतनी मशक्क़त नहीं करना होता है और एक इंजीनियर के लिए एक वर्कलोड जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सीलेंट प्लानिंग एंड एफिशिएंसी मैनेजमेंट कैन बी मेड एंड 2 बार हो गया है, मोर प्रॉफिट कैन बी अर्नड। यानी कि ऐसे लमसम कॉन्ट्रैक्ट में जो एडवांटेजेस हैं कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट से हम एक्सीलेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं और एफिशिएंसी मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट में एक एफिशिएंसी भी हमें देखने को मिलता है और इसमें फ़ायदा ही है और ये अच्छा है लमसम कॉन्ट्रैक्ट में। आगे देखिए अब हम लोग डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं लमसम कॉन्ट्रैक्ट्स के। तो पहला पॉइंट है नो एक्स्ट्रा वर्क इज अलाउड, मतलब कि हम जब लमसम कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को काम दे देंगे एक बार, तो अब उसको हम एक्स्ट्रा काम नहीं बोल सकते हैं कि भैया आप हमको ये भी काम करके दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द क्वालिटीज़ एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क्स इज़ नॉट गारंटेड एंड इट इज़ रिस्क फॉर द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो मतलब इसमें ये भी देखा जाता है कि इस तरह से अगर हम किसी को काम दे देते हैं एक मुश्त कि आप है ना जैसे भी हो अपना काम करके हमको दे दीजिए, तो इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह का डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थर्ड वाला, दिस टाइप ऑफ वर्क मस्ट सूटेबल फॉर रिपेयर वर्क, यानी इस तरह के काम अगर हम कराते हैं तो हमें बार बार ऐसा है कि इस काम को हमको रिपेयर कराना पड़े भविष्य में। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस इज़ सूटेबल फॉर रोड वर्क, बिल्डिंग वर्क एंड प्लम्बिंग एटीसी, यानी इस तरह के काम सिर्फ हम रोड वर्क, बिल्डिंग वर्क और प्लम्बिंग में करा सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर कॉन्ट्रैक्ट की। लमसम कॉन्ट्रैक्ट के बाद सेकेंड वन है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यह कॉन्ट्रैक्ट जो है इट इज़ नोन एज यूनिट प्राइस मेथड, यह एक यूनिट प्राइस मेथड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन दिस कॉन्ट्रैक्टर, इस कॉन्ट्रैक्टर में क्वाइट रेट फॉर ईच इंडिविजुअली, यानी कि इंडिविजुअली आइटम वर्क, यानी कि जो जिस तरह के काम है, यानी कि पर्टिकुलर काम अगर हम किसी का गेट का काम कर रहे हैं तो गेट का ही हम उसमें प्राइस को हम लोग फिक्स करते हैं। अगर हम प्लास्टर कर रहे हैं तो प्लास्टर ही उसका मतलब उस प्राइस को ही हम लोग है ना
फिक्स करते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिल ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बी नंबर में, द कॉन्ट्रैक्टर फिल्स द रेट फॉर ईच आइटम्स फॉर ऑल क्वांटिटीज़ ऑफ बिल, यानी कि इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वह जो काम कराएगा, ठीक है, वो फिल्स करेगा रेट को, ठीक है, हर जितने भी काम है ईच आइटम, ठीक है, फॉर ऑल क्वांटिटीज़ ऑफ बिल, यानी कि सारे बिल को बारी बारी से बनाते जाएगा और पर्टिकुलर आइटम्स के साथ वह रेट को दर्शाएगा, ठीक है। सी पॉइंट्स भी हम लोग देखते हैं। द क्वांटिटी आर ऑल्सो इन अप्रॉक्सीमेट एंड दस द एग्रीमेंट इज यूनिट रेट ऑफ ईच आइटम, यानी कि जो क्वांटिटी है, ठीक है, उसमें अप्रॉक्सीमेट यानी कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं, हाँ, मतलब कि उसके इर्द गिर्द जो भी अमाउंट होगा, ठीक है, उसके इर्द गिर्द अमाउंट नहीं, मतलब जो क्वांटिटीज़ है जितना भी हम काम किए हैं, ठीक है। एंड दिस एग्रीमेंट इज़ यूनिट रेट, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट होता है कि जैसे कि हम रनिंग मीटर में काम करा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम एक रेट को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, ईच आइटम ऑफ ईच आइटम, यानी कि जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हम अगर छज्जा बना रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ छज्जा का प्लास्टर जो करेंगे, ठीक है, उसके रनिंग मीटर के हिसाब से हम रेट को इसमें फिक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट है पॉइंट डी, इसमें हम लोग देखते हैं द कंडक्टर इज़ पेड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द वर्क एग्जीक्यूटेड, यानी कि काम करते करते हम लोग नापते जाते हैं और इसमें पैसा को पे करते जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आज हम काम किए छज्जा का, तो उसको मेजरमेंट कर लिया, मेजरमेंट करने के बाद उसको हम पेड कर दिए, ठीक है। ई में देखते हैं मेजरमेंट आर टेकन बाय बोथ पार्टीज, दे प्रिपेयर द बिल एंड सबमिट एवरी मंथ फॉर पासिंग द पेमेंट, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में साइन होता है और यह बोल करके कि हम जैसे से काम करते जाएंगे हर एक मंथ और उसका हम बिल बनाएंगे और आप हमको उसको पेमेंट कर दीजिएगा, तो ये भी आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में आता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वन, यहाँ पे सेकंड हो गया है, कोई बात नहीं है। थर्ड वन देखते हैं परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम लोग पॉइंट्स को देख लेते हैं। इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का मॉडिफाइड फॉर्म होता है, ठीक है, ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है। उसके बाद वाला क्या पॉइंट है, द बिल ऑफ ए क्वांटिटीज कंसिस्ट, यानी कि जो बिल होता है, ठीक है, वह कंसिस्ट करता है क्या, ऑफ द डिस्क्रिप्शंस ऑफ आइटम एज पर सेंसन्ड एस्टिमेट विथ देयर क्वांटिटीज रेट यूनिट एंड अमाउंट, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्ट्रैक्टर क्विट ओनली द परसेंट एबव और बिलो और एट पर विथ रेट शोन इन द शेड्यूल, यानी जैसे शेड्यूल में है वो परसेंटेज के हिसाब से भी वो तय करते हैं कि हम इतना परसेंट के हिसाब से काम करते जाएंगे, ठीक है, और उस हिसाब से रेट को वहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डील कर लिया है और कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो थैंक यू।